अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एतराज है। मैं हूं आदिल अब्बासी। मुल्क में कोरोना की सूरत हाल गंभीर होती जा रही है, केसेस में तेजी से इजाफा हो रहा है, लोग एहतियात नहीं कर रहे हैं। लोगों से प्रोग्राम के आगाज में ही अपील, ये दरख्वास्त की जा रही है कि आप अपना ख्याल अगर खुद नहीं रखेंगे तो आपका ख्याल कोई नहीं रख सकेगा। उसकी वजह यह है कि किसी भी मुल्क, किसी भी रियासत के लिए एक मुश्किल फैसला हुआ है इस वक्त कि किस तरीके से इंसानी जानों को बचाया जाए, और मुआशी मामलात भी जो है वो पाकिस्तान जैसे मुल्क में हमारे सामने हैं। तो लोगों को बहुत एहतियात करने की जरूरत है कि जो लोग एहतियात नहीं कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली आज भी मुल्क में कोरोना केसेस जो हुए हैं उसमें 24 घंटे में 5,908 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। 24 घंटे में 157 अमवात हुई, 4,198 सेहतियाब भी हो गए मरीज इससे। एक्टिव केसेस जो हैं वो 86,000 हैं तकरीबन, और कुल अमवात 16,999 हो चुकी हैं अभी तक। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान 31वें नंबर पर आ गया है कोरोना से मुताल्लिक। जो ममालिक मुतासिर हैं उसके अंदर पाकिस्तान को बहुत ज्यादा एहतियात ख्याल करने की जरूरत है, क्योंकि हमारे वसाइल भी कम है, हमारा हेल्थ स्ट्रक्चर भी कोई खास नहीं है कि हम बहुत ज्यादा जो है वो ईज आउट कर सके चीजों को। इस सिचुएशन पर भी पहले हिस्से में प्रोग्राम की बात करेंगे। पड़ोस में भारत है, तबाहाली का शिकार है, वहां पर लाखों अफराद जो है वो एक दिन में मुतासिर हो रहे हैं। सड़कों पर, मैदानों पर जो है वो लोगों को रखा जा रहा है। अनफॉर्चुनेटली वहां पर भी सियासी जलसे होते रहे, लॉकडाउन ईज किया गया, वहां पर भी अनफॉर्चुनेटली हमने देखा कि कुंभ के मेले और एक्टिविटीज सब चलती रही, जिसकी वजह से आज भारत का इस वक्त बुरा हाल है। वजीर आजम पाकिस्तान ने भी जो है एक ट्वीट के जरिए जो है प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि मैं कोविड-19 की मौलिक तरीन लहर का सामना करने वाली हिंदुस्तानी अवाम से इज़हार यकजहती करता हूं। हम अपने हमसायों समेत दुनिया भर में वबा की जद में आने वालों की जल्द शिफायाबी के लिए दुआ गो हैं। इंसानियत पर हमला आवर इस आफत का हमें बहम मिलकर मुकाबला करना चाहिए। पाकिस्तान की तरफ से ज़ाहिर हमेशा कोशिश की जाती है कि भारत के साथ ताल्लुकात में गुडविल जेस्चर दिया जाता है बयानात की सूरत में भी, और पाकिस्तान ने कोशिश की है कि हर हाल में जो है वो पड़ोसियों के साथ मामला ठीक हो। भारत जो है वो इस वक्त एक तकलीफ से गुजर रहा है, लेकिन पाकिस्तान को भी ये कहा जा रहा है, जो एनालाइज कर रहे हैं लोग वो ये कर रहे हैं कि हो सकता है अगर हमने एहतियात ना की तो खुदा ना खास्ता पाकिस्तान के भी अंदर इस किस्म की वेव स्पाइक आ सकती है, जिसमें हमारे लिए सूरत हाल हाथ से निकल जाए। इस मामले पे बात करेंगे। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमारे साथ मौजूद होंगे वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात फवाद चौधरी साहब। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में जो है वो कुछ पॉलिटिकल इश्यूज के ऊपर बात होगी, और हमारे साथ जो है वो पैनल में डॉक्टर जावेद अकरम साहब भी मौजूद होंगे और पॉलिटिकल पार्टी से रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे। लेकिन मैं पहले जरा आज फवाद चौधरी साहब से बात करना चाहता हूं, क्योंकि कराची भी गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी एक की है और बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल बताई है। चौधरी साहब ये बताइएगा कि जो फिगर्स अब आपने बता दी है कि हमें पता है कि ऑक्सीजन की शॉर्टेज हो रही है, इतने परसेंट बेड ऑक्यूपेंसी है हॉस्पिटल्स के अंदर, हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, एक डेंजर बताया, फौज तलब कर ली, ये सब तमाम चीजें, लेकिन जो हफ्ते बाद आप लोग कह रहे हैं अगर सिचुएशन ना संभली तो क्या ये देख रहे हैं कि एक हफ्ता 10 दिन अगर लोगों ने एहतियात ना की तो हमारी जो एनालाइज कर रहे हैं लोग, एनालिस्ट, वो जो मिररिंग कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि पाकिस्तान की भी खुदा न ख्वास्ता इंडिया जैसी सिचुएशन हो जाएगी? देखिए आदिल, जिस तरह से मैंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि इस वक्त भी अगर हमने एक साल पहले अपनी जो हेल्थ सेक्टर है उसको एक्सपेंशन हमने ना की होती तो आज भी हमारी सूरत हाल हिंदुस्तान जैसी हो सकती थी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हमने एक साल पहले जो अपने इक़दामात शुरू किए उसके नतीजे में हम अभी तक जो है वो इस वबा मुकाबला कामयाबी से कर रहे हैं। हमने जब 26 फरवरी को पहला कोरोना केस आया था तो हम तो अपना कुछ भी ना कुछ बना रहे थे, ना ही हमारी कैपेसिटीज़ थी। तो एक बड़ी ज़बरदस्त एफर्ट पाकिस्तान ने की और उसके नतीजे में पाकिस्तान के अंदर हेल्थ फैसिलिटीज़ एक्सटेंड हुई, हमने अपनी चीज़ें बनाना शुरू कर दी और आज हमारे यहाँ कोई चीज़ की कमी नहीं है। लेकिन अब इशू ये है कि हमारा जो कोरोना केसेस की जो शरह है वो तकरीबन 11.34% पे अभी बढ़ रही है। अगर ये बढ़ के 15% पे हो गई तो फिर जो एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज हैं हमारे वो शॉर्ट हो जाएंगे, उनके ऊपर इतना बोझ आ जाएगा कि वो इसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। और उसमें जो सबसे बड़ी स्केयर है वो ऑक्सीजन का है, जो कि इस वक्त हम 90% की कैपेसिटी के ऊपर चल रहे हैं। और हमारी जो इस वक्त मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज़ है उन्होंने अपनी तमाम जो छुट्टियां हैं वो मनसूख करके अभी रात को 9 बजे उन्होंने वो मीटिंग कर रहे हैं अपनी मिनिस्ट्री में
सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो मीटिंग ले रहे हैं, और हम अपनी जो कैपेसिटी है ऑक्सीजन बनाने की वो 90% थी, उसको हमने 100% कर दिया है। और उसके साथ साथ जो इस वक्त इंडस्ट्रियल यूज़ में आ रही थी ऑक्सीजन, उसको भी हमने डाइवर्ट कर दिया है हेल्थ साइड के ऊपर। और अभी तक तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ज़रूरियात पूरी हो रही हैं, लेकिन अगर ये मामला बढ़ जाता है तो फिर जाहिर है कि हमारे लिए जो है वो एक प्रॉब्लम आएगी। और इसीलिए हम तमाम जो शहरी हैं उनको बार बार ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप एहतियात करें, क्योंकि एहतियात के अलावा शॉर्ट टर्म में इसका कोई और सोल्यूशन है नहीं। ठीक, लेकिन जब आप लोग अगर कोई डेंजर देख रहे हैं और लॉकडाउन की तरफ जा सकते हैं, तो ये फैसला अभी क्यों नहीं किया जा रहा कि लॉकडाउन कर दिया जाए अगर वाकई वो स्पाइक आने वाली है या आ सकती है, क्योंकि लोग तो हमारे यहाँ केयर नहीं कर रहे, एहतियात नहीं कर रहे, तो इस ऑप्शन पे अभी क्यों नहीं आपकी गवर्नमेंट जा रही कि कुछ दिनों के लिए लॉकडाउन कर दिया जाए अच्छा, और उसके बाद दोबारा से जो है वो ऑब्जर्व किया जाए सिचुएशन? बिल्कुल आपकी बात ठीक है, इसके ऊपर बड़ी बहस रही कल। मसला जो है हमारा ये है कि अगर हम मुकम्मल लॉकडाउन कर देंगे तो उसका मतलब क्या होगा? उसका मतलब ये होगा कि आपके जो नॉर्दर्न पाकिस्तान है, यानी जो खैबर पख्तूनख्वा है, गिलगित बल्तिस्तान है, अगर हम आज लॉकडाउन कर दें तो इसका मतलब यह है कि वहाँ पर तेल जो है वो ख़त्म हो जाएगा। हमारी जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स हैं, जो ऑर्डर्स हमारे हैं, वो बुरी तरह इफ़ेक्ट होंगे। हम ट्रांसपोर्ट्स जो हैं वो नहीं चला पाएंगे। हमारी जो फूड सप्लाई चेन्स हैं वो बुरी तरह मुतासर होंगी, वो आगे हमारे यहाँ शॉर्टेजेस हो जाएंगी आटे की और चीनी की और बाकी चीज़ों की, और ऊपर से रमज़ान है। लिहाजा इसको एक लॉकडाउन को बहुत तफसील से उसकी माइन्यूट डिटेल्स तय करने की ज़रूरत है। और कल NCO में जब ये बात हुई तो उसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने अब ये टास्क दिया है असद उमर साहब को और NCOC को कि वो एक बड़ी डिटेल्ड प्लान तैयार करें कि लॉकडाउन जब होगा तो उसके बाद ये जो सारी मामला हैं इनको हमने कैसे देखना है। ठीक, बिल्कुल ठीक, उन्हें कैसे काउंटर किया जाएगा ये भी ठीक है। स्ट्रैटेजी ये है कि लॉकडाउन की तरफ जाने से पहले तैयारी पूरी की जाए, ताकि उन हफ्ता 10 दिन 5 दिन का जो लॉकडाउन है उसमें लोगों के पास वो रिसोर्सेस हों जिसके तहत वो अपना कुछ निज़ाम चला सके। अब जरा चौधरी साहब, एक और मामला है, प्राइम मिनिस्टर ने तो बहुत एक अच्छी ट्वीट की है, हिंदुस्तानी अवाम से यकजहती का इजहार किया है। भारत की तरफ से जो है वो अभी तक उस तरीके का रिस्पांस हमें नहीं मिला है जिस तरीके से गवर्नमेंट की कोशिश है कि ताल्लुकात बेहतरी की तरफ जाएं। लेकिन ये बताइए कि पिछले दिनों जब ट्रेड की बात की गई थी कि ट्रेड के लिए इनिशिएटिव लिया गया था और वो एकदम रिवर्स कर लिया गया था, ये तो दोनों मुल्कों के ताल्लुकात बेहतर होना शायद इस रीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हम दोनों मुल्कों की बात भी ना करें, क्योंकि इन दोनों मुल्कों की वजह से जाहिर है पूरे रीजन के अंदर इकोनॉमी उस तरीके से ग्रो नहीं कर रही जिस तरीके से दुनिया के दीगर रीजन्स में कर रही है। तो क्या वजह थी, रिवर्स क्यों लगा, वहां से कुछ हुआ, हम क्या आपकी गवर्नमेंट को क्यों ये फील हुआ कि ये डिसीजन रिवर्स होना चाहिए? देखिए, पहली बात तो यह है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब की ट्वीट का तो ताल्लुकात से कोई ज़्यादा वो इस तरह नहीं है कि उनकी प्योरली एक इंसानियत के ऊपर, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर जो थी वो उनकी बात थी। और जाहिर है कि जो हिंदुस्तान के अवाम हैं उनसे तो हमारी लड़ाई नहीं है, उनसे तो हमारा एक सदियों का रिश्ता और ताल्लुक़ है। हिंदुस्तान के अवाम से लड़ाई नहीं है। एक ख़ास एक्सट्रीमिस्ट तबका जो कि हिंदुस्तान की तरफ है और जिसने वहाँ पर एक मुसलमानों की और बिलखसूस और अक़लियतों की बिलअमूम ज़िंदगियों को अजीरन बनाया हुआ है, वो हमारे इख्तलाफात की बुनियाद है। और फिर जो कश्मीर के ऊपर जो पॉलिसीज़ हैं ख़ुसूसन मौजूदा हुकूमत की, उनको लेके हमारा इख्तलाफ है। भारत के अवाम के साथ तो जाहिर है। ठीक, लेकिन सर आप लोगों ने एक इनिशिएटिव तो लिया था ना, ट्रेड का एक इनिशिएटिव तो लिया था, वो क्यों रिवर्स किया है? जी, उधर भी मैं आ रहा हूँ, तो जो जहाँ तक ये वबा का ताल्लुक है, तो ये तो एक इंसानियत के नाते वज़ीर-ए-आज़म साहब का भी और फिर फॉरेन मिनिस्टर साहब का भी और फिर मेरा भी, ये तो एक हमारी एक पॉलिसी है कि जाहिर है कि हम जो हैं वो सबसे पहले तो इंसान है, और वो जो रिश्ता है वो भी सबसे एक इंसानियत का रिश्ता जो है वो सबसे अहम और मोहतरम रिश्ता है। उसको हमें जो है वो उसको एडहियर करना है, उसको हमें ख्याल करना है। अब जहाँ तक ट्रेड का ताल्लुक है, कोई शुबा ही नहीं जो आप बात कर रहे हैं, अगर पाकिस्तान की और भारत की तजारत होगी तो इसके नतीजे ये गेम चेंजर होगा इस रीजन के लिए।
और बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा हो सकता है पाकिस्तान को भी और हिंदुस्तान को भी। लेकिन इस ट्रेड के नतीजे में जो हमारे कश्मीरी अवाम हैं या जो हमारे मुसलमान हैं, उनको ये तो नहीं लगना चाहिए ना कि हमने उनकी जो ज़ख़म हैं उनको हम भूल गए हैं और हम जो ट्रेड कर रहे हैं हिंदुस्तान के साथ, हम उनकी जो अहमियत है उसको नज़रअंदाज करके कर रहे हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हिंदुस्तान भी ऐसे इक़दाम करे जिसके नतीजे में हमारे जो वहाँ के मुसलमान हैं, कश्मीरी हैं, उनको ये लगे कि उनकी जो अहमियत है वो बरकरार है और पाकिस्तान कतई तौर के ऊपर अपने हमारे जो कश्मीरी मुसलमान भाई हैं और इसके बाद भी जो मुसलमानों के साथ वहाँ पे जिस तरीके से हो रहा है उसको नज़रअंदाज करके तो आगे नहीं बढ़ा जा सकता। ठीक, बिल्कुल ठीक है, उसको नज़रअंदाज करके आगे नहीं बढ़ा जा सकता। एक अब जरा लोकल इशू जो आपकी ऑपोजिशन है, मरियम साहिबा ने आज जो है वो एक बात की है, पहले मैं आपको जरा सुनवाता हूँ फिर जवाब लूंगा। उन्होंने आपकी पार्टी की बात की है कि वो इससे भी बड़ा है जितना जहांगीर तरीन साहब दिखा रहे हैं। जितना बड़ा ग्रुप आपको नजर आया है तहरीक इंसाफ के MNAs का, MPs का, मैं ये आपको बता दूं कि ग्रुप उससे बहुत बड़ा है। ये बहुत पहले से हमारे साथ भी और दूसरी जमातों के साथ भी राब्ते में हैं। जी चौधरी साहब, टुवर्ड्स द वेरी एंड इसका जवाब दे दें। वो कहते हैं बहुत बड़ा ग्रुप है और वो हमसे भी राब्ते में, आपकी पार्टी में लोग बहुत बेचैन हैं कि सिर्फ तरीन साहब नहीं बल्कि PMLN से भी राब्ता कर रहे हैं कि हमारी जान बचाएं, हमने अगला इलेक्शन आपके साथ लड़ना है। देखिए, फ़िलहाल तो मरियम नवाज़ साहिबा जो हैं वो तो PDM के सदमे की जो आज हालत हुई है कराची में, उसके बाद जो उस सदमे की कैफियत से बाहर नहीं आ पा रही, इसलिए उनको जो है वो PTI टूटती नज़र आ रही है। हालांकि टूट जो है वो PMLN रही है और अब शहबाज शरीफ साहब के आने के बाद फ़िलहाल तो मरियम बीबी को ये भी नहीं पता कि PMLN में उनका फ्यूचर क्या है। अभी तो इस तरह के बड़े बड़े बयानात देना जो है वो मेरा ख्याल उससे एतराज़ करें ताकि ये ना हो कि कल उनको बदलना पड़े, तो फिर जो है वो उनके ये बयानात भी वैसे ही चले। बदलना क्यों पड़े? ये कि मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद लेकिन चौधरी साहब, बदलना क्यों पड़े? क्या कोई ऐसे ताल्लुक, ऐसे हालात आने वाले हैं कि आप लोग को एग्जिस्ट करें और साथ चलना शुरू हों और आगे जो है एक दूसरे को बाहम मदद फराहम करें जमहूरी मामलात में? देखिए, दो हिस्से हैं इसके। एक तो मामला है कि अपोजिशन के साथ हम क्या ताल्लुकात कार चाहते हैं। हम अपोजिशन के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात कार चाहते हैं और ख़ुसूसन इस्लाहात को लेकर हम यकीनी तौर के ऊपर अपोजिशन के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर आगे बढ़ें, हम जुडिशल रिफॉर्म्स के ऊपर आगे बढ़ें और ये वो मामलात हैं जिसके ऊपर असम्बली में हम प्राइम मिनिस्टर साहब ने स्पीकर साहब को और स्पीकर साहब ने पार्लिमानी रहनुमाओं को लिखा है और कहा है कि आप आइए और इसके ऊपर हम। तो सर, वन लाइनर में अगर चौधरी साहब मुझे बता दें, क्या शहबाज शरीफ साहब के आने से ये उम्मीद आपकी बढ़ गई है कि ये मामलात आगे बढ़ जाएंगे? देखिए जी, शहबाज शरीफ साहब का जो मुकदमा है उसके ऊपर असूली तौर के ऊपर तो केस का फैसला होना चाहिए था। उनको बेल का फैसला जो है वो मिल गया है, लेकिन हम उम्मीद ये करते हैं कि उनके केस का फैसला जो है वो जल्दी जो है वो होगा। पार्लिमानी जो उनकी पार्टी है उसको चाहिए कि वो इन मामलात को अपने हाथ में ले और इन पर आगे बढ़े। ये शहबाज शरीफ साहब हैं या मरियम बीबी हैं, ये तो अपने केसेस से आगे नहीं बढ़ते। ठीक, थैंक यू सो मच। नहीं है बाकी मामला। राइट, थैंक यू सो मच। चौधरी साहब वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात हमारे साथ मौजूद थे। अब हमें ज्वाइन कर लिया है डॉक्टर जावेद अकरम साहब ने। डॉक्टर साहब से जरा बात करेंगे कोरोना की सूरत हाल पर। सदाकत अली अब्बासी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर नेशनल असम्बली हैं स्टूडियोज में, और अताउल्लाह तारड़ साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमाएं हमारे साथ मौजूद हैं। और अताउल्लाह तारड़ साहब जो हैं वो शहबाज शरीफ साहब का केस जो है वो 2 साल तक लड़ते भी रहे हैं। अब उनकी जमानत हुई है। हुकूमत की ख्वाहिश ये है कि वो केस लॉजिकल कंक्लूजन की तरफ जाए, कंक्लूड हो, और PMLN का मौक़िफ़ ये है कि गवर्नमेंट जो है वो टूट फूट का शिकार हो रही है और वो जो सपोर्ट उसको इत्तेहादी देते थे तरीन साहब के ग्रुप ने बनाकर, वो सपोर्ट भी जो है इनसे छीन लिया है। डॉक्टर साहब, मैं जरा पहले जरा कोरोना से मुतालिक मामला हमने डिस्कस करना है, आपकी तरफ आऊंगा। मुझे ये बताइएगा कि अभी फवाद चौधरी साहब भी बता रहे थे कि हमने अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग तो की है कुछ मामलात में, लेकिन वे आर वी हेडिंग? क्या अब तक जो हमारी इस वक्त जो स्ट्रैटेजी है टू काउंटर दिस थर्ड वेव, इज इट फाइन या हमें बहुत कुछ मजीद करने की जरूरत है? हाउ डू यू सी इट?
बहुत शुक्रिया आदिल। देखें, मेरा नहीं ख्याल कि इट इज़ फाइन, और मेरा ख्याल है कि तमाम दुनिया के मुल्क इससे स्ट्रगल कर चुके हैं, और मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी मुल्क दुनिया का कोई ऑप्टिमम रिस्पांस दे सका है। देखें, इस वक्त अनफॉर्चुनेटली वी कैनॉट से कि वर्स्ट इज़ ओवर, एवरी अप्रोचिंग डे इज़ वर्स दैन द डे बिफोर। तो इस वक्त तो हमें नहीं पता कि ये कहाँ जाएगी। जो हमारी साइंस कहती है या हमारे स्टैटिस्टिक्स कहते हैं या स्टडी कहती है, और ख़ासकर इंडिया नेक्स्ट डोर को देख के, कि इंडिया को हम फॉलो करते हैं इस चीज़ में, और इंडिया में इस वक्त क़यामत बरपा है, और हम भी इस वक्त कोई सुकून में नहीं है, हम भी इस वक्त कोई जन्नत में नहीं रह रहे। तो मेरा ख्याल है कि अभी बहुत सीरियस है कंडीशन ऑलरेडी, और अनफॉर्चुनेटली अगर हमने कुछ ऐसे ड्रास्टिक चीज़ें नहीं की तो इट इज़ गोइंग टू गेट वर्स एंड वर्स। और ड्रास्टिक चीज़ें सिर्फ हुकूमत के करने की नहीं होंगी, मेरे और आपके देखने और सुनने वालों की भी होंगी, कि हमें इस बीमारी को बहुत ही ज़्यादा इस वक्त सीरियस लेना चाहिए। मेरा नहीं ख्याल कि जब से वुहान से 11 दिसंबर 2019 से आई है, इतनी सीरियस सिचुएशन हुई है जितनी अभी है। चाहे आप शरह अमवात देख लें, चाहे इसकी स्प्रेड देख लें, चाहे इसका बच्चों को लगना देख लें, या वायरस की जो तब्दीलियाँ आ रही हैं, सबसे डेंजरस वो चीज़ है कि भारत में डबल म्यूटेंट जो अभी स्ट्रेन आया है, और उससे पहले डॉक्टर साहब करें क्या? एक मामला हमारे सामने ये आता है कि पब्लिक जो है वो केयर नहीं कर रही। मैं जब पब्लिक में जाता हूं, लोगों से मैं जब इंटरेक्ट करता हूं, उनको समझाएं मास्क पे, लोग कहते हैं वो गुजर गया, आया था चला गया, ये सब मतलब ठीक है, बस वैसा ही है सब कुछ। पब्लिक भी हमारी अभी उस तरह कन्विंस नहीं हो रही कि मास्क पहने, सैनिटाइजर यूज करे, केयर करे। दूसरी तरफ गवर्नमेंट, अभी मैं जब फवाद चौधरी साहब से बात कर रहा था तो उन्होंने कहा स्ट्रिक्ट लॉकडाउन इस वक्त इसलिए नहीं हम कर सकते क्योंकि हमें उसके लिए पहले स्ट्रेटेजी बनानी है, जो कि एनसीओसी में इस पर बात हुई है, और उसके बाद हम जो है वो ये सब कुछ बना सकते हैं। तो मैं जरा फिर आपके पास दोबारा आकर ये समझूंगा कि इस वक्त गवर्नमेंट क्या करे, अवाम क्या करे। अवाम केयर नहीं कर रही, और गवर्नमेंट अभी तक इस बात पर है कि हमें पहले तैयारी करनी होगी, फिर इस लॉकडाउन की तरफ जाना होगा। मैं तारड़ साहब, मुझे ये बताइएगा, आपके पास आता हूं कि मरियम साहिबा ने आज एक खुशाइंद बात है कि कराची नहीं गई, अपना दौरा जो है वो मनसूख कर दिया, और कहा कि मैंने नहीं जाना। और कैंपेन जाहिर है पॉलिटिकल एक पार्टी के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, ये अच्छी बात है। लेकिन साथ ही जो उन्होंने गवर्नमेंट के ऊपर बात की है, जहांगीर तरीन साहब के ऊपर बात की है, ग्रुप के ऊपर बात की है, जरा वो मैं सुनवाता हूं अपने नाज़रीन को, फिर आपसे इसका जवाब लेते हैं। जब मैं छोटी थी तब से मैं ये बातें सुन रही हूँ, नून से शीन निकलेगी, शीन से नून निकलेगी, ना नून से शीन निकली, ना शीन से नून निकली। वो निकल सकते ही नहीं है। वो आज भी नवाज शरीफ के साथ उसी तरह खड़े हैं, जमात के साथ उसी तरह खड़े हैं, और नवाज शरीफ को छोड़ने पर तैयार नहीं हैं। और अगर जरा से भी तैयार होते, थोड़ी सी भी अपनी आमादगी जाहिर करते, तो आज वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर होते, और आज वो यूं जेलों में ना पड़े होते। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यूं हैं और यूं रहेंगे। जी, जहांगीर तरीन साहब वाला शॉट गालिबन शायद। जितना बड़ा ग्रुप आपको नजर आया है तहरीक इंसाफ के MNAs का, MPs का, मैं ये आपको बता दूं कि ग्रुप उससे बहुत बड़ा है। ये बहुत पहले से हमारे साथ भी और दूसरी जमातों के साथ भी राब्ते में हैं। जी तारड़ साहब, ये कितना बड़ा ग्रुप है, आप लोगों से भी राब्ते में हैं, तरीन साहब से भी राब्ते में हैं, और गवर्नमेंट पे प्रेशर भी डाल रहे हैं कि अगर मुलाकात ना हुई तो हम जो है वो अपना लायमल बनाएंगे। क्या है, आप लोगों से क्या राब्ता चल रहा है उनका? उसमें तरीन साहब भी शामिल हैं। बहुत शुक्रिया आदिल अब्बासी साहब। देखिए, बात यह है, सबसे पहले तो अल्लाह ताला हमारी कौम को, हमारे तमाम लोगों को इस कोरोना की वबा से महफूज रखें। और आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से मैं एक पब्लिक सर्विस मैसेज भी देना चाहता हूं। अभी मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था कि एक मास्क तो आपको पहनना होगा। अगर ये हिफाजती मास्क आप नहीं पहनेंगे तो खुदा ना खास्ता कल को ऑक्सीजन मास्क आपको लगना पड़ेगा, और ऑक्सीजन बहुत शॉर्टेज उसकी आने वाले दिनों में मुतवक्के है। तो एक मास्क जरूर पहनिए, और जो आपका सोशल डिस्टेंस है, समाजी फासला है, उसको जरूर बरकरार रखें। ये वबा बहुत तेजी से फैल रही है, और ये भी शक शुबा दूर हो जाना चाहिए कि जिसको एक दफा होगी उसको दोबारा नहीं होगी। ये दोबारा भी हो रही है और ये तीसरी मरतबा भी हो रही है। तो इसलिए जो एहतियात हो सकती है इसमें जरूर इख्तियार करनी चाहिए। अब मैं आपके सवाल की तरफ आता हूं। और अच्छा, इसमें मैं एक और बात ऐड कर दूं, हमारे पास ये दो हमारे इवेंट्स थे। शहबाज शरीफ साहब की रिहाई पे हमने कोई पब्लिक गैदरिंग, कोई रैली नहीं की, क्योंकि जो हालात हैं हम समझते थे कि ये बहुत ही नुकसानदेह साबित होगा। और कराची का दौरा भी जो मुलतवी किया है, ये भी हम समझते हैं कि ये एक लोगों की सेहत को मद्देनजर रखते हुए एक अच्छा स्टेप था। अब आते हैं आपके सवाल की तरफ।
अब्बासी साहब देखिए, बहुत सारे लोग नेशनल असेंबली में और पंजाब असेंबली में ऐसे हैं जिन्होंने 2013 का इलेक्शन हमारे टिकट पर लड़ा था। आप अगर नजर दौड़ाएं तो आपको नेशनल असेंबली में 15-20 लोग तो ऐसे नजर आ जाते हैं जो हमारी बिल्कुल सेकंड टियर में शामिल थे। आप पंजाब असेंबली में देखें तो तकरीबन 20%, 30% तादाद उन लोगों की है जो भी मजबूरियों के तहत जिन्होंने वफादारियां तब्दील की। अब हमारा इनसे 10 साल एक ताल्लुक रहा है, हमारी खुशियां गमियां इनके साथ हैं, हमारा ताल्लुक वास्ता इन लोगों के साथ है। भूला घर आने की तैयारी कर रहे हैं और आप उसको वेलकम करने की तैयारी कर रहे हैं। मैं भूला शाम को घर आने की तैयारी में है। नहीं, मैं ना एक और बात करता हूं। वो अक्सर कहते हैं पंजाब की पॉलिटिक्स में ना, वो झंग और चिन्योट का भूला अगर शाम को घर लौट आए तो उसको वापस ले लेना चाहिए। ये हमेशा तब्दीली की हवा झंग और चिन्योट से चलती है। वजह आपको मैं बता देता हूं। हाँ जी। वजह ये है कि ये इलेक्टेबल्स का एरिया है, ये लोग बहुत ही सियाने सियासतदान हैं, ये वेव को देखते हैं और उस वेव को राइड करते हैं। तो हमारे साथ तो राब्ते बहुत अरसे से जारी हैं, बहुत सारे लोग मुझे पर्सनली तौर पे बहुत राब्ते कर रहे हैं, और ये सिर्फ तहरीक इंसाफ में शामिल लोग नहीं हैं, ये बाकी इलेक्टेबल्स भी कहते हैं कि जी ये तो इनका तो टाइम गुजर गया, ना इन्होंने गली नाली दी, ना इन्होंने डेवलपमेंट की, ना इन्होंने इंसाफ दिया, ना थाना कचहरी दिया, ना बाकी काम हुए, और अवाम को रिलीफ भी नहीं दिया। इतनी महंगाई है। और देखिए, मैं एक और बात करूं अब्बासी साहब, आज पाकिस्तान में आपको और मुझे अनमिट सही लगती है जब हम वोट डालने जाते हैं। आज इस मुल्क के गरीब की तजलील की जा रही है कि वो चीनी लेने के लिए कतारों में खड़ा है, और उस कतार में उसको अनमिट स्याही उसके अंगूठे पे लगाई जा रही है कि कहीं वो गरीब बेचारा दोबारा चीनी लेने ना आ जाए। तो यहाँ ये हालात हो तो इलेक्टेबल बहुत सियाने हैं, क्योंकि लोगों को वाकई लाइन में कतारों में खड़े होकर इंतजार करके चीनी लेनी पड़ रही है, और फिर भी जो है वो मसाइल का सामना है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद सारे जवाब दीजिएगा, क्योंकि सारे उनके ऊपर निश्तर बरसा दिए हैं कि ग्रुप भी बहुत बड़ा है, सुबह के भूले शाम को घर आ रहे हैं, आपका टाइम ओवर हो गया, ये तमाम बात। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। चिन्योट झंग लोग छोड़ के जा रहे हैं, वो कहते हैं हमसे राब्ता हो रहा है, तैयारी हो गई है, लोगों को पता चल गया कि आप। वैसे तारक साहब के मैं एतमाद को क्या कहूँ, इतना एतमाद है, इतनी मायूसी में, और मरियम साहबा की भी बातें क्या आपको बढ़ के याद है। 13 दिसंबर को आर या पार है, लाहौर पूरा निकल आया, ये इस्तीफे दे रहे हैं, हम यकम 30 दिसंबर को हम जा रहे हैं, ये इस्तीफे उन्होंने हमसे लेने थे। फिर मरियम साहबा ने कहा मेरे शेरों इस्तीफे दे दो, घर का बंदा उनका जेठ, उसने कहा मरियम साहबा कोई नहीं इस्तीफा देना। ये घरेलू खातून है बेचारी की, कोई ना तजर्बा है ना कोई चीज़ है, खानदान के मामले में उनको बिठा दिया, कोई ना उनके बयान का सर है ना पैर है। इन्होंने ओपीडीएम भी तबाह कर दी। अब ये यानी जो बातें कर रही हैं, अब इनकी सारी उम्मीदें जहांगीर तरीन साहब पे लगी हैं कि एक दिन का जिक्र है कि पीटीआई टूटेगी तो फिर मुस्लिम लीग नून आ जाएगी। क्या इनको हो क्या गया है भाई? जहांगीर चीनी का शहबाज शरीफ साहब बाहर आ गए हैं, अब उनकी होप्स दूसरे तरीके से हैं, और तरीन साहब का ग्रुप, वो कहते हैं कि इससे बड़ा ग्रुप हमारे पास। को रिहा होके नहीं आए, को बरी होके नहीं आए, वो मंजूर पापड़ उधर ही है, वो करोड़ों की मनी लॉन्ड्रिंग उधर ही है, वो जो सवालों जवाब है सासों के उधर ही है, वो जो झूठ के और वो सरकारी जमीन पे जो घर बने हुए वो उधर ही है। बचना उन्होंने कोई नहीं है। ठीक है, अदालत ने उनको अदालत के हुक्म पे ये गए थे अंदर, ये कोई नायब ने नहीं पकड़े थे, ये कोर्ट के ऑर्डर पे अंदर गए थे, कोर्ट ने इनको छोड़ दिया। अदालतें जो भी फैसला करें हम उनके खिलाफ नहीं बोल सकते, लेकिन ये करप्शन है, लोगों को पता है, इस खानदान ने पाकिस्तान को लूटा है, इनके जो शेर बड़े शेर हैं वो भागे हुए हैं। तो ये कोई ना आवाम इनके साथ है ना कोई पार्टी इनके साथ है। मरियम साहब ने रही सही पार्टी इस तरह के डायलॉग मार के फारिग कर दिए। इस पे रिस्पॉन्ड कीजिएगा, मैंने फिर डॉक्टर साहब की तरफ जाना है, वो जो है वो कह रहे हैं खुद एतमादी आपकी जरूरत से ज्यादा इनका सारा इल्जाम था। आज जहांगीर तरीन साहब ये है बने में तो अल्लाह ये सच्चे हैं, ये अब्बासी साहब सच्चे हैं, इन्होंने कहीं नहीं जाना, ये नजरियाती कारकुन है, सियासी वर्कर हैं, मैं इनकी तहे दिल से इज्जत करता हूं। इनकी पार्टी में वो लोग जिनका तरीके इंसाफ से दूर दूर से कोई ताल्लुक नहीं है, जो यहां वहां से इकट्ठे किए हुए लोग हैं, वो भाई कैसे रोकोगे? काबीना भरी पड़ी है 70% उन लोगों के साथ, आप बात क्या कर रहे हैं? आखिरी दिनों में अयूब भी ये कहता था, आखिरी दिनों में बाकी लोग भी यही कहते थे, चीनी तब भी आसमान पे चली गई थी और तब भी वो भी पुरएतमाद थे। हालांकि 7 वोटों की हुकूमत ने जिस तरीके से एतमाद का वोट लिया है वो मुझे भी पता है, आपको भी पता है। अगले दिन रख के सेशन कैंसिल करके हफ्ते पे लेके गए बिकॉज लोग इकट्ठे नहीं हो रहे थे।
तो ये देखें ना, आपकी पार्टी जिस तरफ जा रही है आप छोड़ दें, और मरियम नवाज शरीफ बड़ी खुशकिस्मत हैं कि उनको घरेलू खातून कह के भी अपनी टॉक का तकरीबन 4 मिनट उन पे सर्व कर दिए। ये उनकी इंपॉर्टेंस है कि वो अपने मुखालिफिन के असाब पे इतनी सवार है। और कोर्ट के हवाले से मंजूर पापड़ वाले से शहबाज शरीफ का ताल्लुक, मंजूर मेरी अर्ज सुन लेना, मैं बताता हूं पॉलिटिकल अचीवमेंट। मंजूर पापड़ वाले से शहबाज शरीफ का आप ताल्लुक एस्टैब्लिश कर दें। मैं डिप्टी सेक्रेटरी जनरलशिप से भी इस्तीफा देता हूं, मैं सियासत को भी खैरबाद कहता हूं, और मैं आइंदा के बाद अता तारड़ अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा। आप सरकारी जमीन पे घर बनाना सुन ले, कोर्ट ने एक आर्गुमेंट को रिफ्यूट किया है, कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं, कोई टीटी नहीं। आपको एक मशवरा है, शिदात अकबर मरवा गया आपको, शिदात अकबर मरवा गया आपको, टीटियां आती रही मैं आपको, और वो बेचारा कभी शहबाज शरीफ को अल्लाह की कसम एक टीटी नहीं आई। शहबाज शरीफ को हाजिर नाज़िर जान के वो ये कहता हूं, अल्लाह की टीटी शहबाज शरीफ को नहीं आई। ये साबित करें मैं अल्लाह ताला की कसम माह रमजान में खा के कहता हूं कि शहबाज शरीफ की 1 रुपए की टीटी निकल आए तो मुझे कलमा नसीब ना हो। मैं जरा बात करें। भाई साहब आप मुझे मौका दें, मैं आपको मौका दूं, परसों का शो रखें, मैं वो सारे रिकॉर्ड लेके आ जाऊंगा। मुझे नहीं पता था कि आज मुश्ताक चीनी वाला और ये जो मंजूर पापड़ वाला जिसके नामों से करोड़ों रुपए बाहर से आए, जो कभी पाकिस्तान से बाहर नहीं गए, उनके सबूत देते हैं। ये जवाब चले, मैं ये डिबेट किसी और चले अभी कोर्ट में पड़ी गई है। ओके सर, शहबाज शरीफ का मेरी दोनों से आई हैव टू इंटरवीन प्लीज, मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट करता हूं यहां 1 मिनट रुक जाएं। इस टॉपिक के ऊपर हम डिटेल से बात कर लेंगे। ये जवाब आप दोनों ने अपना दे दिया। मैं जरा डॉक्टर साहब से एक मामला डिस्कस करना चाहता हूं। डॉक्टर साहब मुझे ये बताइएगा कि आप ये डिस्कनेक्ट हो गया था आपसे पहले हमारा लिंक। गवर्नमेंट ये कह रही है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने रिसोर्सेज को मोबिलाइज करें, प्लान करके लॉकडाउन की तरफ जाएं। आपको क्या लगता है, क्या लॉकडाउन फौरन होना चाहिए? और दूसरी चीज यह है कि पब्लिक जो है, पब्लिक का क्या करें, क्योंकि 1 साल 1.25 साल के बाद बजाय अवेयरनेस आने के लोग और केयरलेस हो गए कि जी बस ठीक है जो होना है वो हो जाएगा। हालांकि हॉस्पिटल्स ओवरबर्डन्ड हैं, बेड्स जो है वो 90% ऑक्यूपाइड हैं, ऑक्सीजन का इशू है। योर टेक ऑन। देखिए आदिल, कोई भी मुल्क या कोई भी गवर्नमेंट इसको अकेले जंग को नहीं जीत सकती। इसको मैं 3rd वर्ल्ड वॉर कहता हूँ, जहाँ पे 40 लाख लोग मर गए हैं। जाहिर है इट क्वालिफाइज टू बी कॉल्ड 3rd वर्ल्ड वॉर। देखें, गवर्नमेंट के जो करने के काम हैं वो ये हैं कि जितनी जल्दी वैक्सीन डिप्लोमेसी को एक्टिवेट करें, और जितनी जल्दी हम वैक्सीनेट कर लें अपनी 75% यानी 16 करोड़ के करीब लोग, तो हम हर्ड इम्यूनिटी क्रिएट करने के काबिल हो जाएंगे। और जिन मुल्कों ने ये टारगेट 50% से अबव गए हैं, वहाँ लोकल ट्रांसमिशन काफ़ी हद तक कम हुई है। तो हमें इस तरफ ज़रूर पैरेलल जाना चाहिए। और साथ जो आपने कहा है कि लॉकडाउन, तो जो मैं समझता हूँ, जाहिर है मेरे से बहुत समझदार लोग बैठे हैं आपके साथ, कि जो आर्मी को बुलाया गया है, क्योंकि कोई हमारे पास ऐसी फोर्स नहीं है जो एनफोर्स कर सकती है लॉकडाउन, एक्सेप्ट फॉर पाकिस्तान आर्मी, ऑफ विच वी आर शुड बी प्राउड ऑफ। और जाहिर है उसको बिल्कुल सही बुलाया गया है, क्योंकि कोई भी आफत में उनका काम यही है कि पीस हो या वॉर हो, तो उनका एक रोल है जो हम एक्सपेक्ट करते हैं और वो प्ले कर रहे हैं। और इसलिए मैं समझता हूं कि ये लॉकडाउन की प्रेपरेशन है, वेदर वी लाइक इट और नॉट। तो अल्लाह करे कोई मौज़ा हो जाए कि हमारे लोग अपनी ख्वाहिशात की कुर्बानी देना शुरू कर दें, समोसे पकौड़े वगैरह के बगैर या घर पे बना के रोज़ा खोल लें, और इस दफ़ा हम पुरानी जूतियों से बच्चों की ईदें कर लें, बच्चों को समझा लें, बजाय इसके कि हम बच्चों को लेके जाएं और उनकी जान को भी खतरा डालें, अपनी की भी और इर्द गिर्द के लोगों को। तो मेरा ख्याल है कि जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। उस फिनोमिनन को हम कहते हैं पैंडेमिक फटीग, कि कौम इस वक्त पैंडेमिक फटीग में, और ये बहुत ही डेंजरस एक रवैया है। अनफॉर्चुनेटली हमें इसको फाइट आउट करना पड़ेगा, आप जैसे लोगों के ज़रिए जो हम कर रहे हैं इस वक्त भी, और हमें इस पे ज़्यादा टाइम इस वक्त एयर टाइम देना चाहिए कि जिसका मकसद ये है कि ज़िंदगियाँ बचें। तो इस वक्त क्योंकि इस अंधेरी रात जो 15-16 महीने की रात है, ये अब एक रे ऑफ होप इफेक्टिव वैक्सीनेशन प्रोग्राम की सूरत में हमें नजर आ रही है। तो इस वक्त मरना तो बहुत ही ज्यादती होगी, जब हम बिल्कुल करीब आ गए हैं इस चीज के कि हम लोग वैक्सीनेट हो जाएं, और इस चीज से वैक्सीन मे नॉट प्रोटेक्ट यू, मगर वो इट विल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम डेथ,
मोस्ट लाइकली, क्योंकि हमारी अपनी स्टडी ने जो हमने रिवील की है उसमें 75% प्रोटेक्शन थी कैंसाइनो से, लेकिन 100% प्रोटेक्शन थी फ्रॉम सीरियस डिजीज। सो दैट इज ए वेरी गुड थिंग टू हैपन। ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। मुझे एक ब्रेक लेनी है, अता तारिक साहब मैं बाद अगर आप इजाजत दें तो मैं आपके पास आऊंगा। और डॉक्टर साहब ने एक जो बात की है बहुत बेहतर बात है कि वाकई लोग अपनी ईद की तैयारियां या कपड़े इस ईद पर अपने पुराने ही कपड़े पहन लें। पुराने तो खैर नहीं होते, जो भी कपड़े आपके पास है और वो जो पैसे आपके पास हैं ईद की खरीदारी करने के लिए, खुदारा उन लोगों की मदद कर दें कि जो लोग इस वक्त जरूरतमंद हैं, जिनको खाने पीने और साथ साथ इन अद्वियात की या कोरोना से निपटने के लिए इकदाम की जरूरत है। एक ब्रेक के बाद फिर मजीद बात करेंगे। वेलकम बैक। तारड़ साहब, आप ब्रेक से पहले कुछ बात करना चाह रहे थे। जी, मैं सिर्फ कोरोना के हवाले से ये कहना चाह रहा था कि कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एग्जामिनेशंस का बहुत बड़ा इशू बना हुआ है। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि बरतानिया ने हमारे पे सफरी पाबंदी लगाई है, मगर बरतानिया वालों का जो ब्रिटिश काउंसिल का कैम्ब्रिज का एग्जाम है OA लेवल का, वो हम यहाँ पे करवा रहे हैं और अपने बच्चों की जानों को खतरे में डाल रहे हैं। शफकत महमूद साहब से ये मेरी रिक्वेस्ट है और हुकूमत पाकिस्तान से और ब्रिटिश काउंसिल से, प्लीज हमारे बच्चों की जानों को खतरे में मत डालें। ये एग्जाम्स या तो मुलतवी करें, कोई क़यामत नहीं आ जाएगी अगर ये एग्जाम आगे चले जाएंगे, या कोई ऑनलाइन मैकेनिज्म इसका निकाला जाए। ये बहुत जरूरी है। और दूसरी मेरी गुजारिश है कि एक हफ्ते के लिए जिन शहरों में शरह ज्यादा है कोविड की, वहां लॉकडाउन करके ब्रीदिंग स्पेस निकालें अपने अस्पतालों के लिए और मेडिकल सर्विसेज के लिए, कि एक गैप आए जो अस्पतालों में लोग दाखिल हो रहे हैं। एक हफ्ते के लॉकडाउन से बहुत फर्क पड़ेगा और उसके बाद स्टेटिस्टिकल डेटा पे मबनी आप अपनी एक डिसीजन मेकिंग करें और उसके बाद लॉकडाउन खोल दें। एक हफ्ते का लॉकडाउन इस वक्त अजद जरूरी है, वरना हालात कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे। ठीक, यही तजवीज मैंने प्रोग्राम के शुरू में भी जो है वो रखी है और एक हफ्ते की बात की है, लेकिन गवर्नमेंट का ये ख्याल है कि पहले रिसोर्सेज को मोबिलाइज कर लें ताकि जब हम लॉकडाउन करें तो हमें कहीं शॉर्टेज ना हो जाए। चलें जी, टुवर्ड्स द वेरी एंड, कल वजीर आजम गए मरी में और उन्होंने खिताब किया, टूरिज्म पे बात की, यूनिवर्सिटी कोसारी यूनिवर्सिटी सारा कुछ, और आपको तो बल्कि ये भी कहा कि आपने एक ही तकरीर में 5 तकरीरें कर दी हैं। ये 5 तकरीरें आपने क्यों की थी? और ये बताइएगा कि टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए उन्होंने ये भी कहा कि यूरोप के जैसी खूबसूरत सयाहती मकामात हमारे पास इस खत्ता है पोटोहार में, कैसे जो है वो इसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा? जो कुछ सबसे पहली जो बड़ी खबर है ना कि ये कहा करते थे कहाँ है वो बड़े बड़े महल जो यूनिवर्सिटीज बननी थी, तो पंजाब हाउस मरी कोसार यूनिवर्सिटी का टूरिज्म हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट का सेंटर बन गया। कल वजीर आजम तख्ती लगा के उसको यूनिवर्सिटी के हवाले कराए, एक तो बड़ी अचीवमेंट है। दूसरा, मरी और इसके सराउंडिंग एरिया में कोटली सतिया और काउटा को हम नए टूरिज्म स्पॉट बना रहे हैं। साथ आपके नथिया गली है, तो यहाँ पे हम चाहेंगे कि यहाँ पे टूरिज्म के ऐसे कोर्सेज कराए जाएं जो पूरे पाकिस्तान में टूरिज्म को साइंटिफिक बुनियादों पर हम उसको ऑर्गेनाइज करें। और जो एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है पाकिस्तान में फॉरेन रेवेन्यूज हासिल करने का, फॉरेन रिजर्व हासिल करने का, उसको किया जाए। और इसको हम इनविजिबल एक्सपोर्ट कहते हैं पाकिस्तान की, तो ये हम करें ताकि जो तारड़ साहब की हुकूमत हमारे पे 20-20 अरब डॉलर के खसारे छोड़ के गई थी और कर्जों में डुबो के गए थे, उससे निकलें और पाकिस्तान को अपने कदमों पे खड़ा करें। ये इंशाअल्लाह पाकिस्तान का टूरिज्म के हवाले से सबसे बड़ा इदारा होगा। वज़ीर आज़म ने कल पूरी तरह कहा है कि इसको पूरी तरह सपोर्ट करेंगे और इस पूरे रीजन को हम एक टूरिज्म कॉरिडोर से। मुझे जरा ये बताइएगा कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की एजुकेशन किस तरह, होटल मैनेजमेंट के कोर्सेज कराए, क्योंकि होटल्स बहुत हैं लेकिन वो स्टैंडर्ड्स नहीं है जो इंटरनेशनल टूरिस्ट को अट्रैक्ट करते हैं। आदिल, सिर्फ होटल नहीं, पूरा टूरिज्म एक पूरी साइंस है। उसमें खानों से, लोगों की मैनेजमेंट से, उनकी जो ओवरऑल पूरी हॉस्पिटैलिटी है, उस पर जो दुनिया के जो टॉप की यूनिवर्सिटीज के करिकुलम है वो यहाँ लेके आएंगे। और पाकिस्तान में चाहे वो आपका टूरिज्म हो, माउंटेन का हो, या आपका दूसरी जो सियाहत है, आपकी रिलीजियस टूरिज्म हो, या आपका जो समंदर या इस तरह का है, उन तमाम जो आपके बीच है, साहिलों का, वो सारा जो है वो कोर्सेज करके ट्रेन करेंगे ताकि पाकिस्तान, खासकर जो आपका शुमाली इलाका जाते हैं जहां बड़ी बड़ी पीक्स हैं, ताकि हम पाकिस्तान की पूरी टूरिज्म इंडस्ट्री को एक नए पैटर्न पे ट्रेन करें। और जो आप कह रहे हैं कि होटल या जो उनके हालात हैं उनको भी ठीक करें और फूड और बेवरेजेस के साथ मिला के थैंक यू ऐसा सिस्टम सो मच सदाकत अली अब्बासी इस फील्ड में आगे लेके पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ। Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有
एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अलबामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat Anstatt für un neus Kielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen.